उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कैची मंदिर पहुंचकर बाबा नीम करौरी महाराज के दर्शन कर की पूजा अर्चना। उपराष्ट्रपति ने 1 घंटे तक मंदिर में पूजा अर्चना कर बाबा का आशीर्वाद लिया। साथ ही देश की खुशहाली की कामना भी उन्होंने की। विद्युत कटौती को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आज अपने आवास पर 1 घंटे का मौन उपवास रखा। उनका कहना है कि लगातार लोग गर्मी से परेशान हैं और ऐसे में विद्युत कटौती हो रही है, जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम देहरादून में सफाई कर्मचारियों को दिए गए वेतन घोटाले को लेकर अब कार्रवाई शुरू कर दी गई है। साथ ही रिपोर्ट में जिन कर्मचारियों के नाम पर वेतन दिया गया उन सब की रिपोर्ट ली जा रही है। पथरी थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। एक बदमाश के पैर पर लगी गोली, घटनास्थल से एक जिंदा गोवंश भी बरामद। घायल बदमाश को इलाज के लिए रुड़की के सरकारी अस्पताल में कराया भर्ती। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज अपडेट पर। मैं हूं आपके साथ सिद्धांत त्रिपाठी। सीधा रुख करते हैं खबरों की ओर, जहां पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कैची मंदिर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने बाबा नीम करौरी महाराज की पूजा अर्चना की है। उपराष्ट्रपति ने मंदिर में करीब 1 घंटे तक पूजा अर्चना कर देश की समृद्धि की कामना की। इसके बाद उन्होंने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि कैची धाम आकर अद्भुत अनुभूति हुई। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सदैव देवी देवताओं के साथ साथ संतों महापुरुषों की तपोभूमि रही है। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार की मुक्त कंठ प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि देश में सराहनीय कार्य से भारतीय संस्कृति को दुनिया में पहचान मिली है। G20 जैसे कार्यक्रमों से देश विदेश में देश की ख्याति बढ़ रही है। कांची धाम में आकर अभिभूत हूँ। देवभूमि है, भारत महापुरुषों की भूमि है। हाल के कालखंड में इन स्थानों का रख रखाव उत्कृष्ट है, सराहनीय कार्य हो रहा है, नई ऊर्जा मिली है। राष्ट्र को समर्पण की जो भावना है उसमें बढ़ोतरी है। भारत की संस्कृति दुनिया में बेमिसाल है। कोई देश 5000 साल की सांस्कृतिक विरासत नहीं रखता है। खटीमा में आधार कार्ड सेंटर के संचालक मनमाने ढंग से ग्राहकों से धन वसूल रहे हैं और ग्राहकों को मिसगाइड कर रहे हैं। वहीं प्रशासन इस संबंध में अनजान बना हुआ है। मीडिया की शिकायत पर तहसीलदार ने बाल विकास परियोजना में संचालित आधार कार्ड सेंटरों का निरीक्षण किया। इस दौरान आधार कार्ड संचालकों द्वारा आवेदकों से ओवर रेट लिए जाने की शिकायतें प्राप्त हुई है। सेंटर में भी कोई भी रेट लिस्ट चस्पा नहीं किया गया था और आधार संशोधन हेतु जिस प्रारूप में राजपत्र के अधिकारी और संबंधित के हस्ताक्षर करने के संबंध में कोई भी जानकारी चस्पा नहीं थी। ब्लॉक स्थित 2 आधार सेंटरों के बारे में कुछ शिकायतें आ रही थी। एक तो शिकायत ओवरहेड के संबंध में थी और दूसरी शिकायत थी कि आधार संशोधन के लिए जो प्रक्रिया है उसमें जनता को मिसगाइड किया जा रहा था। उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं बताने के। सबसे आसान ऑप्शन आप जानते हैं, तहसीलदार और SDM जो हमेशा ही अवेलेबल होते हैं, दोनों से कोई ना कोई हमेशा ही मिल जाएगा। वहाँ भेजने के में उनको मिसगाइड किया जा रहा था। उनसे कहा जा रहा था कि नहीं मिलेगी, वहाँ प्रक्रिया बहुत लंबी होती है। ऐसी चीज़ बताई जाती है कि यहाँ पे प्रक्रिया हाथ होती है। कोई भी आधार कार्ड वेरिफिकेशन के लिए फॉर्म लाता है, सीधे पुराना आधार कार्ड लेकर सत्यापन तुरंत हाथ कर दिया जाता है। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पूरे राज्य में 4 जून को सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती होगी, वहीं EVM की गिनती सुबह 8:30 बजे से शुरू होगी। उन्होंने बताया कि मतगणना स्थल पर 3 लेयर सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा प्रदेश की 70 विधानसभाओं की गिनती के लिए 91 काउंटिंग हॉल बनाए गए हैं, जबकि 884 टेबल लगाई गई हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग दोपहर 1 से 2 बजे तक नतीजे घोषित करने की कोशिश कर रहा है। पोलिंग पर्सनल की नियुक्ति हो गया है, काउंटिंग पर्सनल की नियुक्ति हो गया है
और पुलिस हमने 3 टायर सिक्योरिटी सिस्टम लगाया है, आउटर पेरीमीटर, मिडिल पेरीमीटर और इनर पेरीमीटर। इनर पेरीमीटर में सेंट्रल पैरामिलिट्री रहेगी और आउटर सेकंड पेरीमीटर में हमारी स्टेट आर्म्ड पुलिस फोर्स रहेगी। और भारत सरकार की चुनाव आयोग की जो नियम है उसको हमने सारी पॉलिटिकल कैंडिडेट्स के साथ कल मीटिंग हो गया है विभिन्न जिलों में वहाँ पर, और सबको क्या नियम क्या है ये सारी चीज़ उन लोगों को समझा दिया गया है। रुद्रपुर के भदईपुरा पावर हाउस में बियर पार्टी की वीडियो वायरल होने के बाद बिजली विभाग के कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन कर वीडियो वायरल करने वालों पर कार्रवाई की मांग की। उनका आरोप था कि झूठी वीडियो बनाकर बिजली विभाग के कर्मचारियों की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया। बड़ी संख्या में बिजली विभाग के लाइनमैन और फीडर कर्मी रुद्रपुर डिवीजन कार्यालय भदईपुरा में इकट्ठा हुए, जहां उन्होंने धरना प्रदर्शन करते हुए बताया कि विगत दिनों भदईपुरा पावर हाउस में सप्लाई लाइन में खराबी आई थी, जिसको लेकर आसपास की कॉलोनियों में आपूर्ति ठप हो गई थी। देर रात को अचानक कॉलोनी के कुछ लोग पावर हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने बियर की खाली बोतलें दिखाते हुए वीडियो बनाई और विद्युत कर्मियों पर बियर पार्टी करने का आरोप मढ़ दिया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें यह है कि रात के 12 बजे हमारे सर्किल बिजली घर में फॉल्ट होता है, जिसमें केबल बक्सा बस्ट हो जाता है। तो अवर अभियंता महोदय हमारे साथी साबुद्दीन को फ़ोन करते हैं कि आप आइए और इसको सही करिए। तो ये अपने साथियों को फ़ोन करते हैं कि आप उसके लिए जो ज़रूरी साधन है, सामान है, ब्लो लैंप होता है, कंच की बोतलें होती हैं, उसको साफ़ करने के लिए, क्योंकि यहाँ हाईटेक व्यवस्था तो अभी ऐसी है नहीं, उसको जो केबल बक्सा होता है हमारा, उसको साफ़ करने के लिए कंच की बोतलों का इस्तेमाल किया जाता है। जो आक्रोश है वो अपने मैनेजमेंट को पहुँचाने के लिए कि जो हमारे साथ जो ये घटना हुई है वो आइंदा ना हो और इस पर जो दोषी व्यक्ति है उसके खिलाफ उचित कार्रवाई करें, इसलिए हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। युगल किशोर शुक्ल ने 30 मई 1826 को कोलकाता में पहला हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड लॉन्च किया था, जिसके उपलक्ष्य में हर साल 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। गुरुवार को हिंदी पत्रकारिता दिवस के शुभ अवसर पर जीए पहाड़ समिति के जिला समन्वयक अनिल चौधरी पिंकी द्वारा पत्रकार के लिए कार्यक्रम उत्सव गार्डन टनकपुर में आयोजित किया गया। इस दौरान चंपावत टनकपुर में कई स्थानों पर हिंदी पत्रकारिता दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पत्रकार दिवस पर अनेक पत्रकार एकजुट हुए और वरिष्ठ पत्रकारों ने अपने अपने विचारों को भी रखा। हम जो बना रहे हैं आज हिंदी पत्रकारिता दिवस, वो मूल रूप से जो हमारा जो पंडित युगल किशोर शुक्ल साहब ने जो है आज ही के दिन 1826 में इसकी नींव रखी थी। खासकर जो है उदंत मार्तंड यानी उगता सूरज, इसके नाम से एक पत्रिका निकाली थी उन्होंने। पौड़ी जीजीआईसी में दोपहर एक छात्रा की अचानक तबीयत बिगड़ गई। छात्राओं ने बताया कि 108 को कॉल करने के बाद भी एम्बुलेंस 1.5 घंटे बाद भी विद्यालय नहीं पहुंची। छात्राओं का आरोप है कि एम्बुलेंस कर्मियों ने बीमार छात्र को 500 मीटर दूर डीएवी कॉलेज तक पैदल लाने के लिए कहा, जबकि छात्रा एक भी कदम चलने की स्थिति में नहीं थी। नाराज छात्राओं ने डीएम कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई। जिला अधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में आते ही सीएमओ को तुरंत कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है। हमारे स्कूल में 12th क्लास में एक लड़की है, काजल नाम है उसका, उसकी तबीयत 7 डेज से खराब हो रही है। 1-1.5 घंटा हो गया है, उसको बहुत ज़्यादा बीपी लो हो रहा है, उसके हाथ पैर बहुत ज़्यादा काँप रहे हैं, वो बहुत परेशानी में है। लेकिन हमने जब स्कूल की प्रिंसिपल और बाकी टीचर्स ने भी जब एम्बुलेंस को कॉल किया तो वो बोल रहे कि डीएवी सामने लेके आओ, पर उसकी कोई हालत ही नहीं है। बहुत बार कॉल कर दिया पर वो बोल रहे हैं कि हम नहीं आ रहे हैं। फिर हमने बोला कि हम डीएम ऑफिस पे आपकी शिकायत करेंगे, तो उन्होंने बोला कर लीजिए, हमको कोई डर नहीं है। मेरे द्वारा सीएमओ से बातचीत हुई है, जो डिले हुआ है 1.5 आवर का, तो उसको इन्वेस्टिगेट भी इंक्वायर भी किया जाएगा उस मैटर में। और अभी वर्तमान में उस बच्ची का इलाज जिला चिकित्सालय में चल रहा है। वो एक जीजीआईसी में बच्ची की बीमार होने का आया था। हमारी गाड़ी ने तुरंत मूव करते हुए एकदम से वहाँ पहुँचे, तो वहाँ पे रास्ता बहुत छोटा होने के कारण गाड़ी एक टायर फंस गया, जिसके बाद हमारे जो EMT हैं उनके द्वारा कॉलर को बताया गया कि हमारा टायर फंस गया है, बच्चे को थोड़ा नीचे ले आएगी। लेकिन तब तक EMT को ये नहीं पता था कि बच्चे की स्थिति ऐसी है कि वो नहीं आ सकता। तो उस बीच में हमारा द्वारा गाड़ी का टायर निकाल के दोबारा दूसरे रास्ते से घूम के वहाँ जाया गया और बच्ची को सही सलामत अस्पताल में भर्ती कराया गया। बच्ची का उपचार ICU में चल रहा है। उत्तराखंड में पड़ रही रिकॉर्ड तोड़ गर्मी में लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। प्रदेश के मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ तक तप रहे हैं। पहाड़ों पर छुट्टियां मनाने पहुंच रहे लोगों को भी भीषण गर्मी के कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कहा कि सीएमओ और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को
सतर्क रहने के लिए कहा गया। साथ ही साथ अस्पतालों में भी कूलर और एक्स्ट्रा बेड को तैयार करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। ट्रीटमेंट के संबंध में हमने सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, सीएमओस को हमने अवगत करा दिया है। और जहां तक हॉस्पिटल्स का सवाल है, हमने प्रॉपरली डेजिग्नेट करने के लिए कहा है कुछ शेड एरियाज, जहां पे अगर कोई ऐसा पेशेंट इमीडिएटली पाया जाता है तो इमीडिएटली हम उसको वहां पे ले जाएं। और हर जगह पे कूलर्स और पानी की व्यवस्था निश्चित करने के लिए हमने कहा है। और कुछ बेड्स भी हमने डेजिग्नेट करने के लिए कहा है हॉस्पिटल्स को, ताकि इमीडिएटली उनका ट्रीटमेंट उपचार हम लोग त्वरित लगे। रुड़की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के नगला इमरती गांव में दो पक्षों के बीच मामूली बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद एक पक्ष ने फायरिंग कर दी। इससे दूसरा पक्ष घायल हुआ। सूचना मिलते पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया, लेकिन इस बीच दोनों पक्षों के लोग घायल को उसी अवस्था में छोड़कर भाग गए। वहीं पुलिस ने घायल व्यक्ति को उपचार के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया। एसपी देहात ने बताया कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है। नगला इमरती में दो पक्षों के बीच विवाद की स्थिति में गोली चलने की एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति को गोली लगी है। उसकी हालत खतरे से बाहर है और वो सामान्य स्थिति में है, लेकिन आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेज आदि खंगाले जा रहे हैं। जिन लोगों के द्वारा भी यह घटना कारित की गई है, उनके विरुद्ध प्रभावी विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और जो कोई भी इस घटना में शामिल है, उनमें से कोई किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। हल्द्वानी के बनभूलपुरा हिंसा को लेकर कौमी एकता मंच की एक टीम ने इस इलाके में जाकर फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट को लेकर बुधवार को मंच के सदस्यों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान सदस्यों ने पूरे घटनाक्रम को लेकर अधिकारियों की भूमिका पर कई सवाल खड़े किए। उन्होंने सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया। इस मामले में पुलिस ने अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया है। उन्होंने कहा कि सरकार लव जिहाद के नाम पर गरीबों का उत्पीड़न कर रही है। उन्होंने घायलों को 5 लाख रुपए और मृतकों के परिजनों को 25 लाख का मुआवजा देने के साथ ही पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। इस रिपोर्ट का जो मकसद है वो वहाँ के जो जनता है जो पुलिस के उत्पीड़न का शिकार हुई है, क्योंकि 10 तारीख के दिन जो पुलिस है वो घरों में घुसकर उन्हें मारा गया है, उनके हाथ पैर तोड़ दिए गए हैं, बीमारों को नहीं बख्शा गया, महिलाओं को नहीं बख्शा गया, घर का टीवी, फ्रिज, कूलर से लेके तमाम सारी चीज़ें तोड़ी गई हैं। और इस रिपोर्ट के माध्यम से हम जो मांग करना चाह रहे हैं, हम ये मांग कर रहे हैं कि एक तो जो घायल है, ठीक है, उन घायलों को जो है सरकार 5 लाख का मुआवजा दे। और जो मारे गए, क्यों? क्योंकि वो जो मारे गए वो पुलिस की गोली से मारे गए। क्यों? क्योंकि जो पुलिस ने ऑर्डर दिया, वो ऑर्डर की जो बात कह रही है कि हमने ऑर्डर दिया, वो 9 बजे है। पर जब अगर आप तथ्यों की जांच पड़ताल करते हैं तो आपको पता चलता है कि जो गोलियां लगी वो 7 से 7:30 बजे के करीब लगी है। तो गोलियां किसकी है और कौन दोषी है, उन दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, ये हमारी बात है। बाजपुर के ट्रांसपोर्टरों ने खनन वाहनों की चेकिंग कर रहे निजी कंपनी के कर्मचारियों के खिलाफ जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन एसडीएम कार्यालय में सौंपा। इस दौरान ट्रांसपोर्टरों ने निजी कंपनी के कर्मचारियों पर बिना वर्दी और आई कार्ड के वाहनों को चेक करने का आरोप लगाया। साथ ही ट्रांसपोर्टर्स ने एसएसपी से अवैध रूप से वाहनों की चेकिंग करने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। एक तो बात वो है और दूसरी बात यह है कि हमारी गाड़ियां होती हैं 40-50 स्पीड की, जो भी हो खाली रोड पे, तो ये अनियंत्रित स्पीड से आते हैं और स्पीड से आगे इतनी बेहियात तरीके से गाड़ी अपनी आगे लगाते हैं, मानो गाड़ी में कोई ब्रेक नहीं आए, किसी कारण कुछ नहीं हो पाए, ब्रेक नहीं लग पाए हपड़ दबड़ में, तो इनकी गाड़ी ठुक जाए, बंदा मर जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी दुर्घटना हो सकती है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? गाड़ी मालिक को जिम्मेदार बनेगा उनका। किसी भी कारण कुछ भी घटना हो सकती है, दुर्घटना हो सकती है, किसी भी कारण 1 बंदा 2 बंदा कितने भी खत्म हो सकते हैं, ड्राइवर खत्म हो सकता है, तो उसका हर्जाना भरेगा कौन? ये बताओ आप। ये तो कह देते हैं कि साहब ऐसा हो गया वैसा हो गया। अब इसमें तो सारी परेशानियां हमें झेलनी पड़ रही है ना सारी। हर चौराहे पे चार्जिंग की रिक्शा से, स्कूटी से, मोटरसाइकिल से जगह जगह भागे फिर रहे हैं। बिल्कुल। पद्म विभूषण मोन्टेक सिंह अहलूवालिया अल्मोड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने पद्म विभूषण स्वर्गीय बीडी पांडे द्वारा लिखित पुस्तक स्वतंत्र भारत की सेवा में का विमोचन किया। इस दौरान उन्होंने जलवायु परिवर्तन, राष्ट्रीय स्तर पर नीतिगत चुनौतियां और स्थानीय स्तर पर उनके प्रभाव विषय पर व्याख्यान दिया। उन्होंने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि जलवायु परिवर्तन एक गंभीर विषय है,
लेकिन इस मुद्दे को तत्काल प्रभाव नहीं पड़ने वाला है और यही कारण है कि नीति निर्माता इसे महत्व नहीं देते। उन्होंने बदलते पर्यावरण के कारण हिमालय पर पड़ने वाले असर के अलावा यह भी कहा कि इससे समुद्र का जलस्तर बढ़ने का भी खतरा है। इससे जहां पहाड़ी इलाकों को खतरा है, वहीं तटीय इलाकों में भी जनजीवन प्रभावित होगा। मीटिंग में लेक्चर फोकस ये है कि देखिए क्लाइमेट चेंज बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा इसका इम्पैक्ट होगा। मेरी इम्प्रेशन ये है कि लोग जानते हैं कुछ क्लाइमेट चेंज है, लेकिन उनको काफ़ी इतना पता नहीं कि इसका क्या असर होगा, हम क्या कर सकते हैं इसको, मतलब इसका इफेक्ट रिड्यूस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके इफेक्ट को काउंटर करने के लिए जिसे कहते हैं अडेप्टेशन। मिटिगेशन का मतलब ये है कि ट्राई करो कि ग्लोबल वार्मिंग ना हो। इस मीटिंग ऊधम सिंह नगर जनपद में स्वास्थ्य विभाग की टीम अवैध लैब और क्लिनिकों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी के तहत स्वास्थ्य विभाग ने औचक निरीक्षण कर 38 अवैध क्लिनिकों, हॉस्पिटलों और झूला चाक चिकित्सकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 7 लाख का जुर्माना वसूला है। इसके साथ ही कुछ हॉस्पिटल और क्लिनिकों को सीज भी किया गया है। जनपद में अवैध रूप से लगातार पैथोलॉजी क्लिनिकों की संख्या काफी बढ़ रही थी। 23-24 की बात करें तो लगभग 43 जगह हमारे द्वारा निरीक्षण किया गया था, जिसमें 32 जगह हमारे द्वारा सीधी कार्रवाई की गई थी और उस कार्रवाई के अंगे हमने फिर उसमें पेनल्टी लगाई थी। पेनल्टी लगाने के बाद में नियमानुसार चालान संचालन किए जाने की शर्त पर उनको खोला गया था, जिसमें हमारे द्वारा 7,60,000 जो लगभग जो है वो पैसा उसमें वसूला गया था, शास्ति वसूल की गई थी और लगातार हमें द्वारा इसमें प्रयास किया जा रहा है। जहाँ तक आप पंजीकृत की बात करें तो हमारे यहाँ पे टोटल 706 जो सेंटर हैं वो पंजीकृत हैं, जिसमें 202 जो हैं वो स्थायी और 504 जो है वो अस्थायी पंजीकरण है यहाँ पर। खबरों के बीच ऋषिकेश से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड के ऋषिकेश से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर स्टार्डिया फैक्ट्री कैंपस में लगी भीषण आग। बात कर ऋषिकेश की, जहां पर स्टार्डिया फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। न्यायालय में विवाद के चलते फैक्ट्री को किया गया था सीज। ऋषिकेश की बात कर रहे हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह भीषण आग की घटना हुई है। फायर कर्मी दीवार फांदकर आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं ऋषिकेश की, जहां पर भीषण आग की घटना सामने आई है। एम्स रोड पर आवास विकास कॉलोनी के पास का ये पूरा मामला, एम्स के रोड पर आवास विकास कॉलोनी के पास का मामला है, जहां पर ये भीषण आग लगी हुई है। दमकल के कर्मी वहां मौजूद है और आग बुझाने पर कार्रवाई की जा रही है। ऋषिकेश के स्टार्डिया फैक्ट्री कैंपस में लगी भीषण आग। बता दें, न्यायालय में विवाद के चलते फैक्ट्री को सीज किया गया था और अब उसके फैक्ट्री के कैंपस में भीषण आग लग गई है। दमकल के कर्मी वहां मौजूद हैं और उस आग को बुझाया जा रहा है। रुक करते खबरों की ओर, जो नैनीताल के पॉपुलर कंपाउंड स्थित फल व्यवसायी रीना कश्यप के गोदाम में अज्ञात कारणों के चलते आग लगने से लाखों का सामान जलकर स्वाहा हो गया। और मामले में रीना कश्यप का कहना है कि शॉर्ट सर्किट से आग नहीं लग सकती, क्योंकि उनके गोदाम में लाइट ही नहीं है। गोदाम में अराजक तत्वों ने जानबूझकर आग लगाई है। रीना कश्यप ने बताया कि गोदाम में 50,000 की छतरियों सहित लेडीज शॉल और अन्य सामान रखा था। जब उन्होंने गोदाम में जाकर देखा तो सारा सामान जलकर स्वाहा हो चुका था। हरिद्वार जनपद के पथरी थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान एक बदमाश के पैर पर गोली लग गई। गोकृषि की सूचना पर देर रात पथरी थाना पुलिस ने बदमाशों की घेराबंदी की थी, जिसके बाद पुलिस ने बदमाशों से सरेंडर करने की बात कही। तब बदमाशों ने पुलिस पर गोली चला दी। जवाबी फायरिंग में मीर आजम नाम के बदमाश के पैर में गोली लग गई। आरोपी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले का निवासी है और आरोपी पर गौ तस्करी और गैंगस्टर के कई मुकदमे दर्ज है। घटनास्थल से एक जिंदा गोवंश भी बरामद किया। घायल बदमाश को इलाज के लिए रुड़की के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कल रात देर रात में एक सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति जिसका नाम मोहम्मद आजम है,
उसके द्वारा गौ तस्करी की सूचना पुलिस को मिली थी। ये जो अभियुक्त है यह मुजफ्फरनगर से गैंगस्टर एक्ट में वांछित भी चल रहा है। इसको पुलिस के द्वारा तत्काल जो हमारे नाके लगा के जब चेकिंग की गई तो अलावलपुर के पास में इसके द्वारा पुलिस पर फायर झोंका गया था, जिसके द्वारा पुलिस ने तत्काल प्रतिक्रिया में कार्रवाई करते हुए इसको अरेस्टिंग की गई। इस मुठभेड़ में इसके पैर में एक गोली लगी है, जिसको पुलिस के द्वारा तत्काल चिकित्सालय में भेजा गया है, वहाँ इसका इलाज चल रहा है। हरिद्वार में तापमान बढ़ने के साथ ही वन क्षेत्रों में रहने वाले जंगली जानवरों और पक्षियों का गर्मी से बुरा हाल है। जंगलों में बने तालाब सूखने के कगार पर है, लिहाजा पानी की तलाश में वन्यजीव आबादी की ओर बढ़ रहे हैं। जिसे देखते हुए राजाजी टाइगर प्रशासन ने मोतीचूर और कांसरो रेंज के करीब 47 वाटर होल में पानी भरने का काम शुरू कर दिया है। इसके साथ ही 5 बड़े तालाबों को भी टैंकों के माध्यम से पानी से भरा जा रहा है। इन तालाबों में हाथी जैसे बड़े जानवर अपनी प्यास बुझा रहे हैं। रेंज अधिकारी ने बताया कि भीषण गर्मी के कारण जंगलों में तालाब सूखने लगे हैं, जिसके कारण हाथी, गुलदार और बाघ जैसे खूंखार जानवर आबादी में घुसकर जान माल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बहरहाल इस पहल ने मानव वन्यजीव संघर्ष पर भी रोक लगा दी है। रिजर्व द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित किया जाए, ऐसे वन क्षेत्रों को चिन्हित किया जाए जहां पर वन्यजीव आबादी क्षेत्रों में पानी के लिए प्रवेश करते हैं। उनको चिन्हित कर दिया गया है सभी रेंजों में। कुछ स्थानों पर कच्चे वाटर होल बनाए गए हैं, जिसके लिए बाहर से पानी लाया जा रहा है। जो पुराने वाटर होल, पक्के वाटर होल हैं, उन पर पानी निरंतर पानी उनमें डाला जा रहा है ताकि वन्य जीवों को, पशु पक्षियों को पानी मिल सके। आगामी 4 जून को होने वाली मतगणना को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत तोमर ने प्रेस वार्ता आयोजित की। जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत तोमर ने बताया कि जिले की 6 विधानसभाओं की मतगणना के लिए 12-12 टेबल लगाई जाएंगी। पोस्टल बैलेट के लिए अलग से टेबल लगाई जाएंगी। मतगणना क्षेत्र में 3 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी, जबकि मतगणना क्षेत्र में मोबाइल सहित इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर प्रतिबंध भी लगाया जाएगा। छह विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए हमने 12 काउंटिंग टेबल का अरेंजमेंट किया है। एक विधानसभा क्षेत्र के लिए 2 कक्षों का अरेंजमेंट किया है और हर कक्ष में एक ARO तैनात रहेंगे। हर टेबल पे जो हमारे कैंडिडेट हैं वो अपना एक काउंटिंग एजेंट रख सकते हैं, उनको इस बात से अवगत करा दिया गया है। उस प्रकार से जो हमारा पोस्टल बैलेट की व्यवस्था है उसके लिए भी हमने सफिशिएंट टेबल्स की व्यवस्था की है। उनके लिए भी उनको अवगत करा दिया गया कि वो अपने काउंटिंग एजेंट रख सकते हैं। जो RO टेबल होती है वहाँ वो इलेक्शन एजेंट या खुद रह सकते हैं। और जो हमारी सिक्योरिटी की व्यवस्था है वो 3 लेयर सिक्योरिटी रहेगी, जैसा कि कमीशन के निर्देश रहते हैं। देहरादून में पिछले कुछ दिनों से स्पना नदी के किनारे किए गए अतिक्रमण पर नगर निगम कार्रवाई कर रही है, जिससे सैकड़ों लोग बेघर हो रहे हैं। इसे लेकर जिला अधिकारी सोनिका ने कहा कि कार्रवाई 2016 से पहले और 2016 के बाद दस्तावेजों के हिसाब से की जा रही है। जिन दस्तावेजों में आपत्तियां हैं उनके खिलाफ नगर निगम अपनी पुरानी प्रक्रिया के नियमानुसार कार्रवाई कर रही है। जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि इसमें जो भी सुनवाई हो रही है वो नगर निगम में हो रही है। अगर उनके पास कोई अपने दस्तावेज लेकर जाता है तो पहले सारे पक्षों को सुना जाएगा और उसके बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी। अभी चारधाम में जो हमारी यात्रा आ रही है, जो ट्रांजिट कैंप है, वहाँ पे जो यात्रीगण आ रहे हैं उनके लिए हमारे वहाँ पे व्यवस्थाएं पूरी हैं और अब हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बैकलॉग भी नहीं है और डेली बेसिस पे सभी जो यात्रीगण आ रहे हैं वो आगे यात्रा के लिए प्रस्थान। पास तो ऐसा अभी कोई भी नहीं आया है, क्योंकि जो भी सुनवाई हो रही है वो नगर निगम में हो रही है और अपने डॉक्यूमेंट्स भी सारे, अगर कोई अपने डॉक्यूमेंट्स बाद में भी लाता है तो हमारी तरफ से यही इंस्ट्रक्शन है कि पहले सारे पक्षों को सुन लिया जाए और उसी के बाद कोई कार्रवाई करनी हो तो की जाए। न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV24। नमस्कार।